जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 72। कल अगर आपको याद हो बच्चों, याद है वैसे आपको कल हमने क्या पढ़ा था भला? ये याद है? ये जनरल एंट्रीज कल मेरे ख्याल मैंने सिर्फ जनरल एंट्रीज पढ़ाई थी और ये जनरल एंट्रीज इंटीग्रेटेड सिस्टम में है। ऐसे ही है, आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि जी ये जो इधर कंट्रोल एक ना कंट्रोल अकाउंट बनता है, इसे कहते हैं नहीं इन्वेंट्री का कंट्रोल अकाउंट। क्या इन्वेंटरी रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट सिर्फ एक ही बनता है, सही है जी। सारा कुछ उसी में आ रहा होता है। ओके बच्चों, एक्सपेंस सारे पे रोल के जो सैलरीज वगैरह हैं वो सारी इधर ही आ रही होती हैं इकट्ठी। अब इनको लहदा लहदा करना सीखें, सही है जी। जी 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 आ जाए बच्चों, इधर आ जाए। मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। रेड किधर गया भाई कलर? टोटल एक्सपेंस है बच्चों मटेरियल का, किसका? अच्छा मैं एंट्री करने लगा हूं पहले ना। शुरू में एंट्री क्या होगी जी मटेरियल की, बताएं। मटेरियल अकाउंट या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या इस तरह करके कुछ कर दूं। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट लिख दूं। कंट्रोल अकाउंट से ना जरा समझ आ जाती है बच्चों को आसानी से कि जी इसका मतलब है सारा कुछ इसी में आ रहा है। कंट्रोल यानी मटेरियल इधर से हो रहा है। ये आसान है ना जरा। ना सवाल ना जवाब दे रहे हैं ना कुछ और, भी बुहा ना तो करो जी। चांद क्यों लेट आ रहा है? उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि मुझे चांद कहाँ है सर में। 10 मिनट नहीं, उसने जवाब ही नहीं दिया यार। सवाल गलत है मेरा, जवाब हम क्या देते हैं? तुम्हारे सवाल सारे गलत। अच्छा वो गलत मुझे पता है, मैं कौन सा मीर तकी मीर हूं। मिर्जा गालिब साहब इधर देखें जी, कैश या बैंक या पेएबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अच्छा अब ये समझ आई आपको बात? ये सारी चीजें इधर ही आ रही हैं। अब हमने इसे करना है सेग्रीगेट। क्या? ये कल आपको समझाया था ना जी। ये डायरेक्ट मटेरियल भी इधर है, ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो भी इधर है, और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी इधर है जी। अब मैं एक शक्ल सी बनाने लगा हूं। ये है जी फॉर एग्जाम्पल ₹10 का टोटल। कितना सर? टोटल भी 10 नहीं है। हाँ हाँ बस छोटी सी एग्जाम्पल। इसमें से भैया सारा का सारा किस में आया हुआ है? मटेरियल के अकाउंट में। यानी मटेरियल जो है ना शुरू में डायरेक्ट, सारा डायरेक्ट में आया हुआ है। किस में आया है? क्या सारा का सारा डायरेक्ट में आना चाहिए? नहीं, अलहदा अलहदा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मटेरियल है जी ₹5 का। कितने का? प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब होगा, या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिख दूं। इनडायरेक्ट मटेरियल जो जो इस्तेमाल फैक्ट्री के अंदर होना है, बस मैं प्रोडक्शन ओवरहेड ही लिख रहा हूं। ये है ₹3 का। और है बच्चों ये क्लीनिंग मटेरियल वगैरह इस तरह की चीजें होंगी ना, या वो हल्के से शॉपर शूपर जो नहीं सैटरडे को। और ये है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, ये है फैक्ट्री के अंदर जो मटेरियल है जी। ये है जो HO का मतलब हेड ऑफिस। ये आप इस तरह ना शक्ल ये बना आगे लिख लें, मैंने पर्दा फिर इस तरह करना है आगे जी। जल्दी करो ना। ये है रुपीस कितने का? 2 का। कितने का? जल्दी नोट कर लो, टैं टैं कर रहे हो। अब अभी मुझे समझाने दो, कोई सवाल ना पूछिए, रेलिवेंट होगा। अच्छा शाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। भाई ने मेरी बाजू थक गई है, जल्दी कर लो जी। यार बबलू तुम इधर नहीं बैठता। ये इतनी जगह है, इतनी थोड़ी है।
बड़ी साहब कहता हूँ हमारे भाई के लिए एक पूरा बेंच खाली करवाएं। अच्छा आप मुझे बताओ बच्चों, ये सारा का सारा इसमें आया होगा ना शुरू में, क्या सारा का सारा आपको इन्वेंट्री डेबिट ये करना चाहिए? आपको इन्वेंट्री रॉ मटेरियल वाली जो है डायरेक्ट वाली 10 रुपए से करनी चाहिए या लहदा लहदा? अब क्या करना पड़ेगा बताओ? अब आपको ये मटेरियल जो कंट्रोल अकाउंट है इसको सही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आप बताएं कैसे, क्या एंट्री होनी चाहिए बताएं? प्रोडक्शन ओवरहेड को बढ़ाना पड़ेगा, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन ओवरहेड वाला 2 रुपए 3 रुपए से बढ़ेगा, और कम क्या होगा? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, यानी जो डायरेक्ट वाला मटेरियल है वो 3 से क्या हो जाएगा? इधर एंट्री कर दूं या इधर करूं? बताएं जी। मेरा ख्याल इधर कर दूंगा ना तो ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी शायद आप लोगों को। इस मटेरियल को चलो इधर ही कर देता हूं, इसको क्या करूं मैं अब बच्चों? अच्छा अब ये वाली एंट्री हो चुकी है, अब हमने करनी है एंट्री रिक्लासिफिकेशन। क्या करना है? अब दोबारा नहीं कैश कुछ पे करने के चक्कर में आना, ये एंट्री हो चुकी है इनिशियली, पैसे दे दिए आपने, अब हम कौन सी एंट्री करने लगे हैं? यार ये बात मैं लिंक करवाऊं जरा, आपको याद करवाऊं आपको। एसी लिया था बेचने की नीयत से, बाद में नीयत बदल गई, आपने कहा अपने ऑफिस में इस्तेमाल करेंगे, शुरू में इन्वेंट्री में पड़ा होगा, अब क्या करना है? रिक्लासिफाई करना है ना, पीपी डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। आ गया याद? चैप्टर नंबर 7 की आखिरी एग्जांपल 17 18 ये वाली देख लीजिएगा, नहीं याद आया तो इधर करवाओ रिक्लासिफाई। अब इधर लिखना है आपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट और साथ ब्रैकेट में लिखे इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या बच्चों? प्रोडक्शन ओवरहेड वाला कितने से डेबिट, और क्रेडिट बताओ ना क्या होना है? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कर लो, मटेरियल क्या उसका नाम है वो, क्या उसे कहते हैं जी, रॉ मटेरियल, जो दिल करता है कर लो। बहरहाल मैं इसे ना कंट्रोल अकाउंट कह देता होता हूं, बच्चों को ना फिर जरा आसानी से समझ आ जाती है। ओके बच्चों? ओके है, ये एंट्री इधर होगी। आगे बताओ अब क्या होना है? ये 2 रुपए का अब क्या करूं मैं? ये है जी नॉन प्रोडक्शन, 2 रुपए से है, ये भी इनडायरेक्ट ही है क्या? लेकिन अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछना है जी। हाँ यही और इधर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाना है? अच्छा अब मैं आपसे 2 सवाल, अब दूसरा भी कसम से अभी जहन में आया है। पहला सवाल लिए मेरा, ये वाला जो मटेरियल है प्रोडक्शन ओवरहेड वाला, ये फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट होगा ना ये, और ये वाला शाबाश, ये कॉस्ट ऑफ सेल से नीचे। कल हमने पढ़ा था ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स हैं वो क्या, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ना, वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जी बता दूंगा टाइम आने पे। अच्छा जी बता दूंगा इंशाल्लाह, कन्वर्जन कॉस्ट है, एमसीक्यूज है उसका। अच्छा जी अगली बात सुनो, अगली बात भाई, अगली बात, वैसे मुझे लगता है तुम्हें बहुत जोर से सवाल आया हुआ था, कुट के बैठे थे ना। हाँ तो इस कॉन्सेप्ट में वो कहाँ से आ गई यार, जब ब्रेक लूंगा तब पूछ लेना। अच्छा इधर देखो, इधर मैं बता दूंगा चांद। अगली बात सुनो बच्चों, बहुत अहम सवाल आपसे पूछने लगा हूं, जरा फोकस के साथ जवाब देना है। डायरेक्ट मटेरियल में कितनी अमाउंट जानी चाहिए थी? वो जब आपने 10 रुपए को 3 से एक दफा कम किया, 2 से एक दफा, वो ऑटोमेटिकली 5 भी पड़ा हुआ है। आया मजा? शुरू में 10 रुपए क्लासिफाई किए थे उधर, फिर 3 कम किए, 2 कम किए, अब सारी चीजें अपनी अपनी जगहों पे चली गई हैं। ओके बच्चों, ये बात समझ आती है आपको? अब ये किताब में कहां लिखा है, इधर देखें, किताब में थोड़ा सा जरा औखा सा करके लिखा है, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इशुएंस ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, ये लिखा हुआ है। इशुएंस, इशू ऑफ क्या बच्चों जी, क्या था जी? प्रोडक्शन ओवरहेड हेड डेबिट और इन्वेंट्री डन। और अगर आपको रिक्लासिफाई करना पड़े नॉन प्रोडक्शन, तो नॉन प्रोडक्शन डेबिट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट
ओके अब लेबर आप खुद बना लेंगे, लेबर आप खुद बना लेंगे, लेबर बनाओ ज़रा। वही एग्जांपल 10 रुपए की रखने लगा हूँ मैं तो। वो भी बताता हूँ चांद। किसकी? वो कंपाउंड हो सकती है, मुश्किल हो जाती है गुड्डू। इधर अभी लेबर की इन्होंने कंपाउंड ही की हुई है ना मैंने किताब पे जी। हाँ बस बस वो कंपाउंड भी बता देता हूँ तुम्हें, किताब में कंपाउंड ही है। अगली बात सुने बच्चों, अगली बात। मैं इसको अब रेस करने लगा हूं। अच्छा बल्कि क्यों, ये मटेरियल है, नहीं तू तो और भी बहुत कुछ कहेगा, वो भी कर लूंगा तुम्हें। सारा रेस नहीं है, दोबारा करना पड़ेगा भाई। अच्छा इधर जी, हाँ जी, इधर आना है बच्चों। क्या? डायरेक्ट लेबर। क्या बच्चों? और ये है जी हेड ऑफिस, ठीक है। इधर भी तो कोई लेबर होगी ना। इधर बताएं शुरू में एंट्री क्या हुई होगी, बताओ। लेबर कंट्रोल अकाउंट कह दूं, एक ही अकाउंट में सारी सैलरीज फेंक दी इन्होंने। इसे पेरोल भी कहते हैं ना जी। आप बताओ क्या करना है। प्रोडक्शन ओवरहेड, वो लेबर जो फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, और क्या जी, जल्दी बोलना, जल्दी, शाबाश। लेबर कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा, या पेरोल एक्सपेंस क्या हो जाए? लेबर कंट्रोल अकाउंट ये, या फिर क्या, पेरोल एक्सपेंस। ओके बच्चों, ओके ना। इधर बताओ, इधर अब ये वाली लेबर कौन सी है, नॉन प्रोडक्शन वाली, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं जाएगी। इनडायरेक्ट लेबर जो फैक्ट्री के अंदर है, किसमें है, इधर क्या आ जाएगा, लेबर, लेबर बोलो, ओके जी। ओके जी, डन। डन बच्चों, कर लो, नोट कर लो, तसल्ली से करो, कोई मसला नहीं, जल्दी है ही नहीं हमें। टाइम बड़ा है, खुला टाइम है, मसला ही नहीं है। नहीं कोई मसला नहीं है, मजाक नहीं कर रहा जी। जी ओके जी। आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई आपकी, सही है ना, कैसे चीज़ों को। इसलिए आप लोगों को फिर इंशाल्लाह वो लोग जो है वो हायर कर लेंगे। वैसे तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं कॉस्टिंग में, जो हम जो है ना, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, हम सब्जेक्ट्स हमारे ज़्यादा वो हैं। अच्छा जी, अब आप समझ रहे हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम में चीज़ें कैसे चलती हैं। शुरू में किसी एक अकाउंट में टक करके, फिर बाद में उसे रिक्लासीफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आप सुने इधर, आप इधर आए जी। अब ये देखें, कहता है रिक्लासिफिकेशन किसकी बच्चों, लेबर कॉस्ट की। किसकी? ये मेरे मासूम दोस्त आप कंपाउंड एंट्री का पूछ रहे थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिलेटेड टू नॉन प्रोडक्शन, इधर साल लिख लें फैक्ट्री, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस। इधर लिखिए 3 रुपए, 2 रुपए, कितना? आप ना साथ अमाउंट्स लिख लेना, फिर आपको याद रहेगी एग्जाम्पल। वैसे देखें यार, मैं कितना अच्छा सोचता हूँ आपके बारे में, आपको याद रहेंगी, मेरी खुश फहमियां हैं। और प्रोडक्शन ओवरहेड रिलेटेड टू इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर कौन? ओके, और इधर पेरोल कितना आ जाएगा? ओके जी, ये बात समझ आई है।
उन्होंने जो एंट्री हमने की है ना लहदा लहदा, उन्होंने ये कंपाउंड कर दी। क्या कर दी है? उन्होंने 2 दफा पेरोल एक्सपेंस को क्रेडिट करने की बजाय 1 दफा कर दिया। सही है ना? ये समझ आ जाएगी आपको। और इधर उन्होंने ना अजम्पशन क्या ली, उन्होंने कहा जी रॉ मटेरियल, उन्होंने कहा जी उसमें ना हेड ऑफिस में मटेरियल का इस्तेमाल ही नहीं है। आप नीचे एंट्री लिख लो, इधर जल्दी से, इधर नीचे एंट्री खुद लिख लो ना। नॉन प्रोडक्शन ओवर हेड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 2 रुपए से, वो वाली एंट्री नजर ही नहीं आ रही इधर। अगर हेड ऑफिस में मटेरियल को इस्तेमाल हुआ, सारा का सारा पड़ा किस में है जी? एक अकाउंट में मटेरियल के। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट कर दो, या इन्वेंटरी रॉ मटेरियल क्रेडिट कर दो, और डेबिट किसको करो? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, यानी हेड ऑफिस में एक्सपेंस जाएगा ना ये वाला। इसके नीचे एंट्री आपको नजर आ रही है कहीं? जिस तरह इधर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है आपको कहीं? नहीं बात समझ रहे? जी बच्चे, एक सवाल है? कोई सवाल है? इधर तक बातें समझ आई आपको? जी कर ली बच्चों? सही है जी। अगर आपसे कहे रिक्लासिफिकेशन की एंट्री कर दें, तो कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करते जाओ, या अगर मटेरियल रॉ मटेरियल का नाम है उसे क्रेडिट करते जाओ, और डेबिट प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन को कर दो। प्रोडक्शन का ताल्लुक कॉस्ट ऑफ सेल से है, दोबारा दोबारा बता रहा हूँ, यानी फैक्ट्री के खर्चे। और नॉन प्रोडक्शन का ताल्लुक किससे है? हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस से किससे? करेंगे करेंगे, सब्र करना, जल जाती है इस तरह जल्दी में, ठंडी करके ठंडी करके। अच्छा जी, इधर तक बात समझ आई? इधर तक बातें समझ आई बच्चों? ओके जी। आगे वाली जनरल एंट्रीज मैं अभी नहीं आपको पढ़ा रहा, आप कंफ्यूज होंगे अगर मैं जनरल एंट्री ये भी आज ही पढ़ा दूंगा तो, हाँ कल कल इंशाल्लाह। ये बात समझ आती है इधर तक? पहले आपको पढ़ाई कि जनरल एंट्रीज ओरिजिनली क्या होती है इंटीग्रेटेड में, फिर आज आपको सिखाया, बोलो, रिक्लासिफिकेशन। आज आपको क्या सिखाया? अगर पेपर में कभी सवाल आया, कहता जी हेड ऑफिस की बिल्डिंग है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जनरल एंट्री बताएं क्या होनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेबिट डेप्रिसिएशन ही होनी है, लेकिन चार्ज किसको होना है? एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी। जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कहता जी ये है जी फैक्ट्री में बिल्डिंग फॉर एग्जांपल, और ये है जी ऑफिस। ऑफिस का मतलब हमेशा हेड ऑफिस होगा। कहता डेप्रिसिएशन है जी ₹5 की, कितने की? कहता 70% फैक्ट्री से रिलेट करती है, 30 इससे। इससे कितनी? इससे कितनी जी? एंट्री क्या होनी है जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 3.5 से नहीं, बल्कि इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसको चार्ज होगा? जाके बताओ, किसको चार्ज होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भाई। किसको? यानी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगा 3.5 से। और इधर बताएं ये तो क्यूमुलेटेड है ना, इसमें तुम ओके जी। कितना? इधर क्या होगा बताएं जी? मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इधर जी। इधर आएगा नॉन और ओके, ये नजर आ रहे हैं? जी
बताएं जी। अच्छा आप बहुत लेट हंसे हैं, क्या मसला हुआ? अच्छा ओके जी भाई, ये सर नोट करो ना भाई, बाद में आपको पेपर आपके भी देखो ना 1.5 महीने बाद आपको फिर भूल जानी है सारी चीजें। ऑनलाइन वालों आप तो अपनी पेज से आते हो ना जब आपका दिल करे। नहीं मतलब देखो ना, आज एक बच्चे ने एडमिशन लिया, उसने 4 महीने बाद अटेम्प्ट अगर देनी है, 2 महीने बाद देनी है, किसी ने 1 महीने बाद देनी है, तो आप भूल जाओगे ना चीजें। ये नोट करो ना बच्चों, ये डेप्रीसिएशन की डेप्रीसिएशन की सॉरी एंट्रीज कैसी होनी है। अगर आपको बता दे हेड ऑफिस में इतना इस्तेमाल है और बोलो ना, हाँ तो आप कर लोगे ना लैदा लैदा। ये जानी चाहिए प्रोडक्शन ओवरहेड में डेप्रीसिएशन, और ये जानी चाहिए नॉन प्रोडक्शन में। नॉन प्रोडक्शन का ताल्लुक हेड ऑफिस से होता है ना, हेड ऑफिस को एक्सपेंस चार्ज करो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या बच्चों, और ये कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगा। अब रोजाना रोजाना आप देख लें कि बात हम किए जा रहे हैं, क्योंकि काउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो जी जी फुल यूनिट कॉस्ट के अंदर आते हैं ना, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट के। इनका सवाल था ऑनलाइन वालों, इन्होंने कहा सर फुल यूनिट की अगर कॉस्ट निकालनी है तो सर फिर तो नॉन प्रोडक्शन आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे, हमने पहले दिन ही ये पढ़ लिया था, दूसरे दिन सॉरी जी। लेकिन अगर आपसे कहे फुल यूनिट कॉस्ट तो फिर आएंगे, अगर कहे फुल प्रोडक्शन कॉस्ट फिर नहीं आएंगे ना। आगे आगे चलें अब जी। अब बच्चों बहुत तवज्जो से मेरी बात सुननी है आपने। क्या करना है बच्चों? सर अब मैंने आपसे आज सिर्फ अभी तक क्या पढ़ाया, सिर्फ ये रिक्लासिफिकेशन की जनरल एंट्रीज ना, और डेप्रीसिएशन की एंट्री अपनी अपनी जगहों पे कैसे जानी है। ये अगर कह दे जी इतना फैक्ट्री है, इतना फलां है। अब सर आपसे अर्ज करने लगा हूं, ओवरहेड्स दो तरह की होते हैं, एक है प्रोडक्शन और एक है नॉन प्रोडक्शन। और एक दफा मैंने इधर बोर्ड पे लिखा भी था, मैंने कहा था इसमें भी होता है वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल में मसला नहीं है, लेकिन 90-95% फिक्स ही होते हैं ना ओवरहेड्स में। रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी की सारी चीजें भाई, तो समझ रहे हैं? अच्छा जी सर जी, अब ये फिक्स है, इनको पर यूनिट पे तोड़ना है। क्या करना है? पर यूनिट पे तोड़ना है। इतनी आसानी से नहीं आएंगे ये, इसके लिए थोड़ी हिम्मत कोशिश करनी पड़ेगी हमें। उसके लिए आपको ना पहले आपकी जहन साजी करते हैं जी। सर करें शुरू, रेडी, रेस कर रहा हूं सर। अभी हमारी डिस्कशन किस पे स्टार्ट होने लगी है? फिक्स्ड प्रोडक्शन या ओवरहेड्स कर लें, क्या कर लें? ओवरहेड्स दो तरह के ना, वेरिएबल भी कुछ वेरी कर रही होते हैं एक्टिविटी के साथ साथ, और कुछ क्या कर रही होते हैं। अभी कर लेना, इसमें प्रोडक्शन ही होते हैं ना। अच्छा सीख तो लो ना, नॉन प्रोडक्शन को भी तोड़ना पड़ता है, लेकिन वो खैर इतनी जरूरी नहीं है हम। अच्छा ओवरहेड्स क्या बच्चों? फिक्स्ड ओवरहेड्स। भाई ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लें सही तरह, आवाज उसमें जाती है जी। फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या जी? अच्छा अब जरा तवज्जो से बात सुने सर, ये पर यूनिट पर अवेलेबल नहीं होते। मैंने एग्जांपल दे दी थी आपको कल परसों, रेंट दी थी ना एग्जांपल वो जी। वो अंदर ने कहा घर रेंट बढ़ा दें, याद आ गई ना? मैंने कहा था मैं फिर जब आपको एग्जांपल इसलिए दी है, जब पढ़ाने लगूंगा तब आपको क्या आ जाए, याद आ जाए। सर कुछ ओवरहेड्स ऐसे हैं जो हम ना अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में, ओवरहेड्स का मतलब होता है खर्चा इनडायरेक्ट वाला, क्या? जब मैनेजमेंट आपस में सर जोड़ के बैठती है ना, तो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होने से पहले एस्टीमेट लगाते हैं कि हमारे इनडायरेक्ट खर्चा जो है ये कितना होगा, हमारा इनडायरेक्ट खर्चा कितना होगा। इसे कहते हैं बजटेड ओवरहेड्स। क्या कहते हैं जी? इसे कहते हैं बच्चों क्या? बजटेड
बजटेड, ये कब एस्टिमेट लगाया जाता है? स्टार्ट पे, यानी शुरू होने से पहले काउंटिंग पीरियड है, अभी खर्चे शुरू हुए नहीं है होने, आप शुरू में एक एस्टिमेट लगाते हैं बच्चों। फिर होता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। क्या, ये समझाता हूं क्या होता है। फिर होता है बच्चों क्या, एक्चुअल ओवरहेड्स। फिर क्या आता है बच्चों, एक्चुअल ओवरहेड्स कब आते हैं बताएं जी? एक्चुअल खर्चों का कब पता चलेगा? बिजली का बिल, फलां, ये वो सारा जी। कुछ चीजों का पहले एंड पे आप देखते हैं जी कि हमारा इतना खर्चा एक्चुअली हो गया, फिर एक आप शुरू में एस्टिमेट लगाते हैं, उसे कहते हैं बजटेड। एक्चुअल होता है जी कि वाकई इतना खर्चा हो गया, ये तो एंड पे जाके आप हिसाब करेंगे ना, एक्चुअल इतना हुआ। अब मेरी बात सुने बच्चों, जब आपने चीजें बेचनी है काउंटिंग पीरियड में, तो एक्चुअल तो अभी आपके पास नहीं होंगे ना, एक्चुअल तो टोटल आप एस्टिमेट बाद में लगाएं। अब बंदा अपनी प्लानिंग कर रहा होता है ना, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आपने कुछ चीज आपके पास है, आपने कहा ना जी बेचा, एंड पे जा आप कहते हैं यार एंड पे एक दफा पता चलेगा ना अब क्या हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या फलां हुआ, ये एंड पे हिसाब लगाते हैं। अगर इनडायरेक्ट खर्चों का हिसाब एंड पे ये है एक्चुअल क्या है, और इसका इस्तेमाल नहीं है, इसका इस्तेमाल सिर्फ एक जगह होना है, ये सिर्फ एक एस्टिमेट लगाने के लिए है। क्या है? बजटेड का मतलब क्या है? बोलो बोलो शाबाश। एस्टिमेटेड है ये। एब्जॉर्ब क्या है? अब देखें, आप चीजें बेच रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, कस्टमर आपके पास आता है, कहता है सर जी आपकी चीज ये इसकी प्राइस कितनी है, मार्केट की प्राइस कितनी है? आप कहते हैं यार वो तो मुझे पता चलेगी काउंटिंग पीरियड के एंड पे। आपने कहना यार क्या जाहिल बेवकूफ हो। तो आपने कहना आप इस तरह करें ना, मेरा काउंटिंग पीरियड खत्म होना है 31 दिसंबर पे आके ना, 24 कर लें 25 कर लें, तो आप इस तरह करना जरा 1.5 साल बाद आए, अगर 25-26 करना है तो, अगर 24 करना है तो आपने कहा जी आप ना फिर थोड़ा वेट कर लें एक आधा महीना, तो आपको इंशाल्लाह फिर पता चल जाएगा जी हमारे ओवरहेड्स कितने हैं। उसने कहा यार मैं चीज़ आज आपसे खरीदनी है, मुझे बताएं कॉस्ट। आपने कहा यार देखो मुझे तो पता नहीं, अभी तो बिजली के बिल आएंगे ना 12 महीनों के पूरे, तो फिर ही पता चलेगा ना, अभी तो नहीं इस तरह पॉसिबल। उसने कहा यार तो मुझे कॉस्ट बताओगे तो मैं हिसाब लगाऊंगा मैंने चीज़ खरीदनी है कि नहीं। आपने कहा नहीं नहीं आप ना जरा वेट करें दो, फिर बाद में आइएगा इंशाल्लाह, जब बिजली के बिल सारे आ जाएंगे ना, इस तरह की चीज़ें। वो कहेगा कि यार तुम कितने नखट्टू आदमी हो, मतलब आप कितने, आप दुकानदार को कितने आप नखट्टू आदमी, आपको ये भी नहीं पता कि मेरी चीज़ की, चलो एक्चुअल कॉस्ट तो नहीं पता, वैसे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ये एक्चुअल पता होते हैं ना, रेंट का भी एक्चुअल पता होता है, कुछ चीज़ों का नहीं पता होता। बंदा उस बेस पे एस्टिमेट लगा सकता है कि नहीं? लगा सकता है बच्चों, लगा सकता है ना। जो कॉस्ट आपने पर यूनिट की बेस पर एलोकेट करनी है ना, वो होती है एब्जॉर्ब ओवरहेड की बेस पे। किस बेस पे? इनका तो पता आपको काउंटिंग पीरियड के एंड पे लगेगा जाके, ये तो सिर्फ एस्टिमेट के लिए है, ये फार्मूला में इस्तेमाल होते हैं जो भी। इस बेसिस पे आप चीज को कॉस्ट एलोकेट कर रहे होते हैं एब्जॉर्ब्ड की बेसिस पे। किस बेसिस पे? एब्जॉर्ब की बेसिस पे। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला, चीज को जो साथ साथ कॉस्ट एलोकेट की जाती है, यानी आपने परपेचुअल में पढ़ा था ना, सेल जब आपने की है तो आपने कहा जी मेरा कैश या ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, परपेचुअल में साथ ही खर्चे की भी एंट्री कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ऐसा था ना, वो इस बेसिस पे होती है। अब इसका फॉर्मूला है, क्या है बच्चों? इसका क्या है फॉर्मूला? इसका क्या है चांद? फॉर्मूला सर, फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला एब्जॉर्ब्ड का, इसे कहते हैं जी एब्जॉर्प्शन रेट। क्या कहते हैं? पर यूनिट रेट। क्या जी? पर यूनिट रेट ही चाहिए ना। इज इक्वल टू क्या बच्चों? बजटेड ओवरहेड्स। क्या जी? ये जो लिखे हैं ये वाले बजटेड बोले शाबाश। डिवाइड आपने करना है बच्चों इसे नॉर्मल कैपेसिटी से। किससे बच्चों? नॉर्मल कैपेसिटी से। किससे बच्चों? अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ठीक है बजटेड तो हमें इधर लिख लेंगे, अब ये किस बला का नाम है? नॉर्मल, ये कैपेसिटी किस बला का नाम है?
कैपेसिटीज 3 तरह की होती हैं। कितनी किस्म की? कैपेसिटीज 3 तरह की हैं। कितनी किस्म की हैं? ये है जी कैपेसिटी। क्या है बच्चों? 3 तरह की कैपेसिटीज हैं जी। एक होती है बच्चों बजटेड। एक क्या होती है? जो आप एस्टिमेट लगाते हैं स्टार्ट में। क्या जी कैपेसिटी किस चीज की होती है? कि लेबर जो है ये 1 महीने में इतने घंटे काम कर सकती है, हमारा प्लांट इतने यूनिट्स बना सकता है। अब बात समझ रहे हैं? इतने केजी मटेरियल हमें रिक्वायर हो सकता है, ये इसे कहते हैं कैपेसिटी। हर चीज की कैपेसिटी है ना बच्चों जी। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में। वाफिर मिकदार में तो नहीं है ना, हर एक चीज की कैपेसिटी लिमिटेड जी। अब आपकी कैपेसिटी भी पढ़ने की है क्या जी? अगर मैं आपसे जी मैं कहता हूं जी पेपरों में फॉर एग्जांपल जी अगर सीए के अंदर जो अब आखिरी महीना आता है ना, बच्चे माशाल्लाह काफी पढ़ते हैं। मैं कहता हूं जी बजटेड है जी, एस्टिमेट है, भाई इतना पढ़ेंगे, मुझे पता इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे नॉर्मली। अजान सुन लें पहले फिर बताता हूं जी। बजटेड कैपेसिटी क्या बच्चों? ये जिस तरह मैं अभी एग्जांपल दे रहा था अजान से पहले कि नॉर्मली हम एक एस्टीमेट लगाते हैं जी कि नॉर्मल बच्चा जो कैफ वाला है, जो पीआरसी आपके भी आखिरी महीना ना, आपने भी इंशाल्लाह पढ़ना है 15-17 घंटे, बच्चे इतने घंटे पढ़ते हैं, ये नॉर्मली इतना पढ़ सकते हैं। एक्चुअल का कब पता चलेगा? डे एंड के ऊपर आके ना। और भैया बजटेड एस्टिमेटेड क्या होता है? हर बच्चे को देख के पता चल जाता है ये कितना सीरियस है। क्या शक्ल से नहीं आए, मुंह अजीब सा बनाया हुआ, ये नहीं, मतलब स्टडी से रिलेटेड कितना सीरियस है, अपने कैरियर से रिलेटेड कितना सीरियस है, फ्यूचर को लेके कितना सीरियस है। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हो ना जी? अच्छा जी, अब बच्चों इधर देखो, बजटेड कैपेसिटी, दूसरा होता है बच्चों नॉर्मल कैपेसिटी। क्या? और तीसरा होता है बच्चों एक्चुअल कैपेसिटी। क्या जी? एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल क्या जी? ये बात समझें आप लोग, ये एक्चुअल कैपेसिटी लिखा मैंने। क्या लिखा है? एक्चुअल कैपेसिटी। गुजारा हो रहा है कि नहीं मोइन साहब? हो रहा है गुजारा? एक्चुअल कैपेसिटी भैया हमें कौन सी चाहिए? ये नॉर्मल। क्या चाहिए जी? हमारे एस्टीमेट था कि शायद इससे जो यूनिट्स बनेंगे, जो प्लांट से कोई भी हो सकती है, केजी आप यूनिट्स ले लें, आप ऑर्स ले लें, हमारा अंदाजा था जी वो है जी फॉर एग्जांपल 48,000 यूनिट्स। कितना जी? नॉर्मल आ गया जी 50,000। कितना जी? हमने कहा नॉर्मली इतना वैसे बन सकते हैं नॉर्मली, एक्चुअल का तो बाद में पता चलेगा ना। आप मुझे बताएं जी, इधर हैं जी बजटेड ओवरहेड्स, फॉर एग्जांपल ये हैं जी रुपीज 1 मिलियन के। कितने के? 1 मिलियन के। कितने के बच्चों? ये गिवन होंगे तो आप निकाल सकेंगे ना। आप मुझे बताएं बजटेड ओवरहेड्स हैं आपके पास रुपीज कितना, इसे डिवाइड किससे करना है? बजटेड कैपेसिटी से या बोलो? ये बात समझ आती है? भाई बात समझ आती साइंसदानों? जवाब बताएं। ₹20 पर यूनिट आ जाएगा? ₹20 पर यूनिट आ गया जी? ₹20 पर यूनिट आ गया जी जवाब? ये पर यूनिट का जवाब आया। किसका आया? अगर आपने फिक्स्ड ओवरहेड्स को तोड़ना है पर यूनिट पे तो फॉर्मूला बता दें क्या होगा? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। वो यूनिट्स में भी हो सकती है, वो केजी में भी हो सकती है, ऑर्स में भी हो सकती है, लीटर्स में भी हो सकती है। समझे बात? बोलें 4-5 दफा इस फॉर्मूला को। पर यूनिट पर आपने तोड़ना है जी फिक्स ओवरहेड्स को। बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, बजटेड ओवरहेड्स 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 डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। इससे आएगा पर यूनिट पे रेट। क्या आएगा? ये आ जाएगा बच्चे पर यूनिट। 1 मिनट है, ऐसे आंख ऐसे बिठा लो दिमाग के अंदर, इसको ऐसे फार्मूला रट जाए ऐसे।
हजम हो जाए। जी, पर यूनिट रेट चाहिए। इस पर यूनिट रेट को एब्जॉर्प्शन रेट भी कहते हैं। क्या? इस पर यूनिट रेट को एब्जॉर्प्शन रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन रेट इसलिए कहते हैं, ये एब्जॉर्प्शन रेट बच्चों इसलिए कहते हैं, आपने इस बेसिस पे यूनिट्स को कॉस्ट एलोकेट की है ना, एब्जॉर्ब्ड हो, एब्जॉर्ब मतलब हो चुके ना, एब्जॉर्ब, कॉस्ट एब्जॉर्ब होगी है, आपने एलोकेट कर दी है, इसलिए इसका नाम क्या है? एब्जॉर्ब ओवरहेड। इसलिए नाम क्या है जी? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। क्या नाम है भाई? जी, जी, बात समझ आती है बच्चे? अगली बात सुन लें जी। अब अगर मैंने टोटल में, टोटलिटी में निकालने हैं एब्जॉर्ब ओवरहेड, उसका भी तो कोई फॉर्मूला होगा ना। फिर पर यूनिट रेट आपके पास आ गया, अब इससे मल्टीप्लाई, ये तो अब आपको टोटल यूनिट्स का तो एक्चुअल जो प्रोड्यूस हुए, अगर आपने देखना है मैंने आज तक कितनी कॉस्ट एलोकेट कर दी है, की तो मैंने बजटेड की बेसिस पे, मैंने निकाला बजटेड की बेसिस पे ही है इसे, पर यूनिट को। अब बात समझे हैं? लेकिन अगर आपने देखना मैं आज तक कितनी कॉस्ट एलोकेट कर चुका हूं किताबों में, तो उसका फॉर्मूला आप खुद बनाएं। पर यूनिट रेट मतलब जो यूनिट्स हमने बेचे होंगे ना, तो यूनिट्स बेचे होंगे, सही है ना? पर यूनिट रेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, जी, एक्चुअल यूनिट्स। अगर कॉस्ट एलोकेट करना, प्रोड्यूस का लफ्ज इस्तेमाल करें, क्या करें जी? जो प्रोड्यूस बनते जा रहे हैं उसको कॉस्ट एलोकेट की होगी ना जी। फॉर्मूला होगा बच्चों इसका, इधर लिख दूं नीचे, इधर लिख दूं बच्चों, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला होगा एब्जॉर्प्शन रेट। क्या? एब्जॉर्प्शन, इस तरह लिख देता हूं ना, इधर भी ये लिखा ना, एब्जॉर्प्शन रेट, ये रुपीस में आएगा हमेशा, किस में आएगा? पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय रुपीस एक्चुअल यूनिट्स। अगर आपने देखना है कि भाई हमने आज तक कितनी कॉस्ट एलोकेट कर दी है, तो एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ इसे क्या कर दीजिएगा? क्या कर दीजिएगा बच्चों? मल्टीप्लाई। क्या? फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल क्या, ये तो ₹20 पर यूनिट पता है ना आपको। एक्चुअल यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस किए हैं बच्चों, एक्चुअल 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 जी, एक्चुअल कितने जी? इस बेसिस पे असल में होता क्या है? असल में होता ये है, आप जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं उसे थोड़ा 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 करके ना कॉस्ट एलोकेट करते जा रहे हैं, एंड तक कितनी कर दी होगी आपने, इससे मल्टीप्लाई कर दें। वो सही है? बचाएं जवाब। रुपीस 10 लाख, रुपीस 10 लाख। आ गया बच्चों? ये आ गया जी। अब जो इतना लंबा चौड़ा काम किया ना, मैं उसकी समरी आपके सामने रखने लगा हूं। बताता हूं सब्र। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून। सब्र इंशाल्लाह। अब जितना आपको पढ़ाया ना, ये वाला उसकी समरी आपके सामने है जी। इसको तो मैं अभी फारिग कर दूंगा कैपेसिटी को, इसका तो इस्तेमाल नहीं है, बस आपको समझाना था नॉर्मल कैपेसिटी की होती है, सही है ना? ये समझाना था, इसलिए ये मैंने तीनों कैपेसिटीज मुझे समझानी पड़ी। एक होता है बजटेड ओवरहेड्स, एक होते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, और तीसरे क्या होते हैं? बजटेड तो बच्चों बड़े आसान है ना, स्टार्ट में एस्टिमेट कर लें, एक्चुअल भी सीधा सीधा कि भाई एक्चुअल इतने हैं, सही है ना? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की बेसिस पे कॉस्ट, जी भाई मैं ये कह रहा था पर यूनिट जो रेट है वो आपको निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूला से। किससे जी? पेपर में सवाल आ सकते हैं जी, एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए कौन से ओवरहेड्स जो हैं वो बेस बनेंगे? हमेशा बजटेड का सिर्फ इतना काम है, सिर्फ फॉर्मूला में इस्तेमाल होने हैं। क्या होने हैं? बस 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 बस, डिवाइड कर देना है नॉर्मल कैपेसिटी से। किससे?
आपके पास जवाब आ गया ₹20। अब जैसे जैसे यूनिट्स बनते जा रहे हैं रेट एलोकेट होता जा रहा है ना, एलोकेट हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, एंड तक टोटल बने 52,000। तो सादा बात बच्चों मल्टीप्लाई कर दें उससे, जितने एक्चुअल बन गए हैं, जवाब आ गया 10400000। ठीक है जी, इसका मकसद खत्म हो गया बस। अब ये फार्मूला में इस्तेमाल होने पे हो गए। इतनी कॉस्ट आपने किताबों में क्या कर दी है आज तक रिकॉर्ड। एक्चुअल है मेरे मासूम दोस्तों 980। कितनी है? एक सिनेरियो मैं बनाऊंगा 980 का कल, आज इधर तक रखूंगा बस, और दूसरा सिनेरियो मैं बनाऊंगा 11 लाख रुपए का। कितने का? नहीं, चेंज करता हूं, दूसरा बनाऊंगा 10800000 का। कितना? यानी दो सिनेरियो में ये बनाना चाहूंगा, आज तक जितनी कॉस्ट किताबों में एलोकेट हो गई है वो है इतनी। पहला सिनेरियो होगा कि हाल एक्चुअल जो थी ना वो कम थी, हमने ज्यादा कर दी है, और दूसरा सिनेरियो यानी सिनेरियो में बनाऊंगा एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है। किससे? एब्जॉर्ब से। ये बात समझ आई? ये बात समझ आती है? इधर तक बात क्लियर? छोटी सी बात आपसे और करनी है बस, बाकी इससे ऑनवर्ड्स कल मैं शुरू करूंगा, मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा 2 और 3 का। ठीक है जी, इसे मुझे मैं याद कर लूँ एक दफा 1 लाख। ठीक है, मुझे याद हो गई है जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, कर लिया ना अमाउंट्स, कल बता दोगे, मुझे भी याद है। अगली बात सुन लें जी, अगली छोटी सी बात, अगर नॉर्मल कैपेसिटी सवाल में गिवन नहीं है तो क्या एब्जॉर्प्शन रेट फिर भी निकाला जा सकता है? तो फिर हो सकता है उन्होंने एक्चुअल दे दी हो, फिर दूसरी प्रेफरेंस आपने एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए किसको देनी है? एक्चुअल। अगर एक्चुअल भी ना हो तो फिर तीसरी प्रेफरेंस आपने देनी है बजटेड को। क्या? अब ये सारी बातें किधर लिखी हैं? इस डिब्बे में आ जाएं। सबसे पहले तो 2.6 को आपने पढ़ना है। 2.6 को पढ़ना है जी कि हमें एब्जॉर्प्शन रेट की जरूरत क्यों पड़ती है। हमें पहले आपने 2.6 पढ़ना है कि हमें एब्जॉर्प्शन रेट की जरूरत, फिर आपने ये पढ़ना है जी प्री डिटरमिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट निकलता कैसे है। देखिए यही फार्मूला है। इफ नॉर्मल कैपेसिटी नहीं गिवन, फिर आपने क्या करना, एक्चुअल को प्रेफरेंस दें, फिर उसके बाद बजटेड ओवरहेड्स क्या होते हैं? एस्टिमेटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। एक्चुअल होते हैं जी जो इनकर्ड हुए होते हैं एक्चुअली, और ये क्या है? एक्चुअल एब्जॉर्ब क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय। ओके, अब ये है ओवर अंडर एब्जॉर्ब। ये वो दो सिनेरियोस कल बनाऊंगा ना, हमारे एब्जॉर्ब ज्यादा है एक्चुअल से, एब्जॉर्ब कम है किससे? एक्चुअल से। इधर से इंशाल्लाह बात शुरू करेंगे आगे। ओके बच्चों, कल मैं रिवाइज भी करवाऊंगा। ये इजाजत दीजिए। आज पढ़ाया क्या, जल्दी बता दो। रिक्लासिफिकेशन और एब्जॉर्प्शन रेट, ये दो बातें घर से पढ़ा होगे 15-20-25 मिनट में इंशाल्लाह हो जाएंगी ये। अल्लाह।